आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये मन की बात की 119वीं किस्त होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरे के पहले दिन वो छतरपुर के बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का रखेंगे संग बुनियाद। दिल्ली में असेंबली इजलास से एक दिन पहले बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग आज। महिला समृद्धि योजना समेत मजीद हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जर्मनी में आज पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। चांसलर के ओहदे के लिए फ्रेडरिक मर्ज और ओलाफ शोल्स समेत 4 उम्मीदवार मैदान में आजमा रहे हैं किस्मत। चैंपियंस ट्रॉफी में रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान आज मैच दुबई में दोपहर 2:30 बजे से होगा शुरू। आइए नाज़रीन, अब खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में भारत और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 119वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। इसे ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और वजारत इत्तलात व नशरियात के YouTube चैनल्स पर भी नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरियात के फौरन बाद ऑल इंडिया रेडियो से ये प्रोग्राम इलाकाई ज़बानों में भी नश्र किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 रियासतों के दौरे के पहले मरहले में आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखेंगे। लोगों के तमाम तबकों के लिए सेहत की बेहतर खदमात को यकीनी बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का कैंसर अस्पताल कैंसर के गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम करेगा और जदीद तरीन मशीनों से लैस होगा और माहिर डॉक्टरों का अमला होगा। PM मोदी एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज यानी इतवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर में श्री बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रखेंगे। 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये जदीद तरीन अस्पताल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड अजला को बहुत फ़ायदा देगा। सेहत आमा से मुताल्लिक़ इस तोहफे को लेकर मुकामी लोग बहुत पुरजोश हैं। आइए देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। इतवार 23 फरवरी का दिन बुंदेलखंड के लिए सेहत की एक बड़ी पहल का तोहफा लेकर आ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के छतरपुर में श्री बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का संग बुनियाद रखेंगे। ये 100 बिस्तरों का जदीद तरीन अस्पताल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई अजला में फैले हुए हजारों लोगों के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगा। अस्पताल बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक और तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा। 100 बिस्तरों से शुरू होकर इसे 300 से 400 बिस्तरों तक बढ़ाया जाएगा। मरीजों के लवाहिकीन के लिए तमाम सहूलियात के साथ एक धर्मशाला भी तामीर की जाएगी। अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिरों में अस्पताल होने चाहिए और बागेश्वर बालाजी के इस मठ से एक नूतन नवाचार हो रहा और पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी 23 फरवरी को बालाजी का पूजन करके, दर्शन करके और शिलान्यास करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक नवाचार परंपरा का प्रारंभ होगा, एक नव युग का प्रारंभ होगा। अब बागेश्वर धाम से भोजन भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा और भजन भी मिलेगा। इस अस्पताल का संग बुनियाद रखना इलाके के उन लोगों के लिए किसी एजाज से कम नहीं जो प्राइवेट अस्पतालों में कैंसर के इलाज के भारी अखराजात बर्दाश्त करने से कासिर हैं। मुकामी लोगों का ख्याल है कि इस अस्पताल की तामीर के बाद कैंसर के मरीजों की जिंदगियों में उम्मीद की एक नई किरण आएगी। सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जो केंद्र बिंदु बुंदेलखंड का, और इसमें इतनी बड़ी सौगात मिल रही कैंसर अस्पताल की, ये बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बागेश्वर धाम में मोदी जी आ रहे हैं और कैंसर अस्पताल का शिलान्यास हो रहा है, जिससे बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात है। कैंसर अस्पताल इतनी बड़ी सौगात है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें क्षेत्र को बहुत ज्यादा उत्साह एवं खुशी है और इसका लाभ भी मिलेगा। माननीय महाराज जी और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले ये भागने आई तो सर बहुत दूर का अस्पताल है, अब इसे साल जो गरीब आदमी तत्काल यही अगर नजदीक में पहुंच जाए बहुत अच्छा लगा हमें। इलाके के लोग उस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब पीएम श्री बागेश्वर धाम मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखेंगे। श्री बागेश्वर धाम इस पहल के जरिए अवामी खिदमत का पैगाम फैला रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कैंसर एक बड़ी बीमारी है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। इस कैंसर अस्पताल के बनने के बाद न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश को मिलाकर बुंदेलखंड रीजन के करीब 15 से 20 जिलों को इसका लाभ मिलेगा और एक बड़ी सौगात ये कैंसर अस्पताल यहां के लोगों के लिए होगा। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, बागेश्वर धाम, छतरपुर। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज जयपुर के एक रोजा दौरे पर होंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की 14वीं तक़सीम असनाद तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। और दिल्ली में असेंबली इजलास से एक रोज कबल आज बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग तलब की गई है। ये मीटिंग बीजेपी के रियासती दफ्तर में होगी। मीटिंग में वजीर आला रेखा गुप्ता समेत तमाम वुज़रा और एमएलए शिरकत करेंगे। बीजेपी अपने एमएलएस को असेंबली सेशन के लिए हिदायत देकर उनकी रहनुमाई करना चाहती है ताकि पहली बार मुंतखब होने वाले एमएलएस को असेंबली के कुछ उसूलों से आगाह किया जा सके। मीटिंग में हुकूमत की मुस्तकबिल की हिकमत अमली बशमूल महिला समृद्धि योजना पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले 8वें असेंबली के पहले इजलास के अहम मसाइल के अलावा इजलास में असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब और पहले इजलास में आम आदमी पार्टी हुकूमत के दौर में ज़ेर इल्तिवा CAG रिपोर्ट को पेश करने पर भी बातचीत होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया से मुल्क की कुछ सरगर्मियों के लिए अमरीकी फंडिंग से मुतालिक मौसूल होने वाली मालूमात तशवीशनाक है और हुकूमत इसकी तहकीकात कर रही है। उन्होंने कहा कि USAID को हिंदुस्तान में खैर सगाली की सरगर्मियां अंजाम देने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन बदनीयती पर मबनी सरगर्मियों की इत्तला मिली है। ये यकीनी तौर पर सोचने की बात है। By the Trump administration people, and obviously that is concerning. It would suggest that there are activities whose which has a certain objective out here to push a narrative or a viewpoint. I think as a government we are looking into it because such organizations have an obligation to report. And my sense is, the facts will come out. Now, I read saying, so and so dealt with USAID or so and so. Look, it's not a question of did you deal with USAID or not. USAID was allowed, has been here historically, but USAID was allowed here in good faith to do good faith activities. Now, suggestions are being made out of America that there are activities which are in bad faith. So it surely warrants a look. And if there is something to it, I think the country should know who are the people involved in the bad faith activities. मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की मजबूत इक़्तिसादी पॉलिसियाँ और तेज़ रफ्तार तरक्की मुल्क में ही बेपनाह मौक़े पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का मुस्तक़बिल रोशन है और नौजवानों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मुनक़्क़िद होने वाले लिटरेचर फेस्टिवल में तलबा से मुलाकात की। हरदीप सिंह पुरी ने भारत की तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत पर जोर दिया और कहा कि आज ये मुल्क $4 ट्रिलियन की मईशत बन चुका है और इसने बरतानिया को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने सवाल किया कि जब भारत माशी तौर पर आगे बढ़ रहा है तो गिरती हुई मईशतों की तरफ रुख करने का क्या मतलब है। उन्होंने पंजाब से बड़े पैमाने पर नकले मकानी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, हमने पंजाब में एक पूरी नस्ल खो दी है। Why do you want to go out at this point when your own country is becoming a developed country and giving you those opportunities? What is happening in places like Punjab? We have lost an entire generation, partly due to drugs and partly by this everybody wanting to send their kids out. There's human trafficking which takes place, all this other way. Why do they want to go abroad? And the guys who are going to educational institutions which are
actually only certification shops where they get something and then they work as truck drivers. They can do very well, but highly educated graduates, postgraduates, they're left in the lurch. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को टाइम का छठा कन्वोकेशन केरला में मुनक्किद हुआ। इस तकरीब में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने तलबा को ग्रेजुएशन डिग्रियां, गोल्ड मेडल और दीगर एजाज़ात पेश किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत बनाने के लिए तहक़ीक़ और तरक्की पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। 5 national centers of excellence for skilling is happening so that we can make in India, for India and make in India for the globe. We take fund of funds like the way we did startup fund of funds, which today has made our startup numbers go to about 1.80 lakhs. 50,000 Atal tinkering labs have also been given the support. We allocated 20,000 crores for research and development other than what I've said already. मरकजी हुकूमत की वजारत कानून ने आम लोगों की तजावीज़ के लिए एडवोकेट्स तरमीमी बिल का तरमीम शुदा मुसव्वदा जारी किया है। इससे कबल इस मुजवज़ा बिल के हवाले से जो मुसव्वदा जारी किया गया था उसमें मुल्क भर से कई तजावीज़ मौसूल हुई थी, जिसके बाद अब नज़रसानी शुदा मुसव्वदा जारी कर दिया गया है। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में एक सुरंग की छत गिरने से कम 8 मजदूरों के मलबे के नीचे दबने का खदशा है। इस वाक़े में कई मजदूर जख्मी हुए हैं। मजदूरों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुल्हक़ा हुक्काम को जाए वक़ूफ़ पर पहुँचने की हिदायत दी है। ये वाक़या कंक्रीट के एक हिस्से के फिसलने से पेश आया। यह हिस्सा श्री सालिम लेफ्ट बैंक कनाल टनल के नाके पर रसाव को रोकने के लिए नस्ब किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को फ़ोन किया और सुरंग में फंसे मजदूरों के महफूज निकालने पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने बचाव की कोशिशों में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। और नाज़रीना पेश है उत्तर प्रदेश में मनाए जा रहे कुंभ मेले से मुताल्लिक़ खबरें। उत्तर प्रदेश में जारी महाकुंभ मेले के आज 42 दिन मुकम्मल हो गए हैं। मेले का इख्तिताम 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान के साथ होगा। मेले में मजमूई तौर पर सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। मेले के आगाज से अब तक 60 करोड़ 74 लाख अकीदतमंद डुबकी लगा चुके हैं। हफ्ते को 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। आज इतवार है, इसलिए संगम घाटों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी जा रही है। प्रयागराज में महाकुंभ पूरा इलाका दुनिया का सबसे बड़ा फूड एरिया बन गया है। महाकुंभ में कई समाजी तंजीमें और गैर सरकारी तंजीमें मेले में आने वाले अकीदतमंदों में खाने और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया तकसीम कर रही हैं। ऐसी ही एक तंजीम युवा चेतना है, जो मेले में आने वाले संतों और बाबाओं में खाने के साथ साथ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की बहुत सी ज़रूरी अशिया मुफ्त तकसीम कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे अश्वनी मिश्रा ने युवा चेतना के नेशनल कोऑर्डिनेटर रोहित सिंह के साथ इस मेले में नौजवानों की तवानाई और यूथ पावर की शराकत के बारे में खुसूसी बातचीत की। प्रयागराज में गंगा यमुना अंतः सलीला सरस्वती का संगम तो है ही, साथ ही साथ यहाँ सेवा, समर्पण और समरसता का भी संगम होता है। अनेक युवा अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर चुके होते हैं और यहाँ उनका भी समागम होता है। राष्ट्र निर्माण में उनके संकल्प का भी परिचय होता है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी हमारे साथ हैं। रोहित जी, हम ये देख रहे हैं कि आपने ये शिविर सेक्टर 19 में लगा रखा है। अनवरत 14 जनवरी 13 जनवरी से अब तक की पूरी श्रृंखला चल रही है। कौन कौन से सेवा कार्य और क्या कुछ युवाओं के लिए अन्य कार्य हैं?
देखिए, दुनिया और देश भर से सनातन समाज से संबंध रखने वाले लोगों का आगमन हुआ है। दूसरी संस्कृति और सभ्यता को मानने वाले लोग भी महाकुंभ 2025 को देखने समझने आए थे। हमने लगातार जनता जनार्दन सनातनियों के बीच कंबल, च्यवनप्राश, स्वेटर, आवश्यक सामग्री, भोजन का वितरण लगातार किया है। जिन लोगों के पास आर्थिक विपन्नता थी और वो कुंभ में स्नान करने आना चाहते थे, ऐसे लोगों के लिए 100 रुपये से 1000 रुपये तक का आर्थिक सहयोग भी प्रदान करने का प्रयास किया है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अनवरत अन्न क्षेत्र भी चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग आते हैं, भोजन करते हैं और पूरा का पूरा ये प्रयाग भी अगर देखें तो अन्न क्षेत्र है। कोई भी भूखा नहीं रहता। करोड़ों के आवागमन लोगों का होता है। नर सेवा नारायण सेवा का ये वैश्विक अभिव्यक्ति है। माता अन्नपूर्णा की कृपा है। सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 टाइम प्रसाद वितरण किया जा रहा है। पता ही नहीं चलता है कि नाश्ता कब खत्म हुआ, दोपहर का भोजन कब शुरू हुआ, कब शाम का अल्पाहार शुरू हुआ, कब रात का महाप्रसाद शुरू हुआ। जनता साथ खड़ी है। जनता जनार्दन है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर में नारायण को खोजने की आवश्यकता है। आदिगुरु शंकराचार्य ने यही सिखाया है। देश में तपस्वियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने यही सिखाया है। यही सनातन की संस्कृति है। मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। और निश्चित तौर से देखते हैं कि यही आत्मनिर्भर भारत, यही एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबल भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत और अंततः जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार होते युवा देख रहे हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। तो नाजरीन, अभी हम महाकुंभ से मुताल्लिक़ खबरें देख रहे थे। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन काम करना जितना आसान है, मोहतात और चौकन्ना रहना भी उतना ही ज़रूरी है। साइबर जराइम पेशा अफराद ऑनलाइन फ्रॉड के नए तरीके अपनाकर लोगों को लूट रहे हैं। साइबर पुलिस आवाम को भी मुतनब्बे कर रही है कि वो कभी भी किसी नामालूम लिंक पर क्लिक ना करें और अपना बैंक अकाउंट और सिम कार्ड किसी को ना दें। अननोन लिंक हो, खास तौर पे वो किसी भी तरह से आप उसको क्लिक ना करें, उसको वेरीफाई करके ही क्लिक करें। और जो भी वेरीफाइड अकाउंट है या वेबसाइट है, उसी पे जाके ही आप अपने जो भी बेनिफिशियरीज के लाभ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उसी से ज्ञात करें। सबसे बड़ी बात तो ये जानना ज़रूरी है कि चाहे वो आपका अकाउंट हो या सिम कार्ड हो, किसी और को दे देना एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आपका वो अकाउंट या सिम कार्ड मिसयूज़ होगा तो जिम्मेवारी आपकी बनेगी और कार्रवाई। आलमी पायदार तरक्की समिट का 24वां एडिशन नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च तक मुनक्किद होगा। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की ज़ेर एहतमाम ये पायदार तरक्की और आबो हवा से मुताल्लिक़ हल को आगे बढ़ाने के लिए एक सरकर्दा आलमी प्लेटफॉर्म है। कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारे नामानिगार अजीत द्विवेदी से खुसूसी तौर से बात की टेरी की डायरेक्टर विभा धवन ने। आइए देखते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च तक किया जा रहा है। क्या खास रहने वाला है, हमारे साथ बात करने के लिए टेरी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर विभा धवन जी हैं। मैडम, क्या खास होने वाला है और किस तरीके से ये सम्मेलन में कहाँ से लोग आएंगे? देखिए, जैसा आपने कहा, ये विश्व लेवल का एक सम्मेलन होता है और शायद ग्लोबल साउथ में ये एक अलग ही पहचान है इसकी, क्योंकि और किसी देश में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो वो भारत तक सीमित नहीं है, ना ही उसका असर सीमित है, ना ही उसके एक्शन जो हो रहे हैं वो भारत तक सीमित है। हम लोग क्या डिस्कस करना चाहते हैं इस समिट के माध्यम से कि सबसे पहले इसको हम कैसे कम से कम करें। बात करें इसमें तो कितने देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल होंगे और क्या फोकस पॉइंट रहने वाले हैं इस बार? हमारे अभी तक 30 से ऊपर देशों के लोग आने वाले थे और इसमें हमारी डिस्कशन होने वाली है पार्टनरशिप पे, क्योंकि देखा जाए तो एक्सपर्ट्स भी कम हैं जिनको इस सब्जेक्ट की नॉलेज है और हमारे पास रिसोर्सेज भी कम हैं। तो इसकी जगह कि हम सब अलग अलग से अपने सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, क्या हम मिलके इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? आपको क्या लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो हमारी प्राचीन परंपरा भी रही है उसको लेकर क्या मैसेज इससे जो सत्र होगा यहाँ पर, जो ये सम्मेलन होगा, उसमें दे सकता है? भारत जो है एक तरह से हमारा, आपने कहा परंपरा है,
हमारे डीएनए में है कि कुछ वेस्ट नहीं करना है, और ऊपर सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो उसी डायरेक्शन में है, ना कि विकासशील। मैं ये बोलूँगी विकसित देशों को भी बता सकते हैं कि आपकी ग्रोथ ग्रीन टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी पूरी करेगी। बिल्कुल, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है उसका ज़्यादा फोकस रहेगा, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम किया है वो भी फोकस रहेगा, और 30 से ज़्यादा देश जो है इस विश्व स्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं उन सुर्खियों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है। वज़ीर आज़म के दौरा बिहार, आसाम और मध्य प्रदेश का प्रोग्राम। वज़ीर आज़म कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इसका इफ्तिताह करेंगे। जी हाँ, आज की अगर बात करें तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और दौरे के आज पहले दिन वो छतरपुर के बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रखने जा रहे हैं। और अब नजर डाल लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी पर। शक्तिकांत दास को वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के तौर पर मुकर्रर किया गया है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर शक्तिकांत दास को हफ्ते के दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 मुकर्रर किया गया है। काबीना की तकरूरी कमेटी के जारी करदा हुक्म के मुताबिक दास की तकरूरी वजीर आजम के म्याद के साथ या अगले अहकाम तक जो भी पहले हो खत्म हो जाएगी। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। आपको बता दें कि उर्दू अकेडमी दिल्ली के ज़ेरे एहतमाम सहरोज़ा कौमी सेमिनार बच्चों के अदब का आगाज़ हो चुका है। बच्चों का अदब लिखे बगैर कोई भी बड़ा अदीब व शायर नहीं बन सकता। कई सारे जो प्रोफेसर्स इसमें शामिल हुए और कई सारी शख्सियात इसमें शामिल हुए, उनकी राय थी कि बच्चों के जो अदब है उसके बगैर मुमकिन नहीं है कि अदब को पूरी तरह से समझा जा सके। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। गालिब एकेडमी में महफिल कलाम गालिब का इनकाद। वजारत सकाफ़त हुकूमत हिंद के ताउन से गालिब के 156वें यौम वफ़ात पर यह प्रोग्राम का इनकाद किया गया। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। उर्दू के ज़रिए तालीम का मौजूदा मंजरनामा कई एतबार से काबिल गौर फ़िक्र है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम का इनकाद किया जा रहा है और उसमें कई अहम शख्सियात ने शिरकत की है। और चलते चलते ये खबर भी देख लेते हैं। रेखा गुप्ता ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और इज़हार तशक्कुर किया। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरें देख लेते हैं। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। ये मुकाबला दुबई में भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दी थी, जबकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद दबाव में है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त देकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश करेगी। और जर्मनी में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए आज वोटिंग होगी। इंतखाबात के नताइज न सिर्फ नए चांसलर का फैसला करेंगे बल्कि जर्मनी की अगली हुकूमत की शक्ल भी तय करेंगे। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, क्रिश्चियन सोशल यूनियन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और ग्रीन्स और इंतहाई दाएं बाजू की जमात AFD मैदान में है। इस इलेक्शन का अहम मसला इमिग्रेशन और माशी सूरत हाल है। इमिग्रेशन खास तौर पर पनाह गुज़ीनों और तारकीने वतन की तरफ से किए जाने वाले हाई प्रोफाइल हमलों की वजह से सुर्खियों में है। वहीं यूक्रेन की जंग की वजह से जर्मनी की इक्तिसादी सूरत हाल भी एक संगीन मसला बनी हुई है। इंतखाबात के बाद सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी चांसलर के लिए उम्मीदवार नामजद करेगी। इस उम्मीदवार को अक्सरियत हासिल करना लाजमी होगा। अगर कोई भी पार्टी अपने तौर पर अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती है तो इत्तेहादी मुज़ाकरात हो सकते हैं, जिससे नई हुकूमत तश्कील दी जा सकती है। इसराइल ने फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुलतवी कर दी है। इसराइल ने कहा कि फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अगले मुक़वियों की रिहाई तक मुलतवी कर दी गई है। इसके साथ ही इसराइल ने गज़ा में इसराइली मुक़वियों को हवाले करने की ज़िल्लत आमेज़ तक़रीब पर भी एतराज़ किया है। इस ज़िम्न में वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से एक बयान जारी किया गया है। हमास ने कल 6 मुक़वियों को रिहा किया, जिसके बाद इसराइल को 620 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना था।
नेतन्याहू के दफ्तर से ये बयान कैदियों की रिहाई में कई घंटे ताखिर के बाद सामने आया है। हमास ने कहा कि इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की 7वीं खेप को तयशुदा वक्त के अंदर रिहा न करना जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ईसाई मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की हालत इंतहाई ख़राब हो गई है। उन्हें तवील मुद्दती सांस की बीमारी की वजह से ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। वाटिकन ने एक बयान में कहा कि फ्रांसिस फेफड़ों में इन्फेक्शन के बाइस एक हफ्ते से अस्पताल में दाखिल थे और तिब्बी मुआयने से पता चला कि वो खून की कमी का शिकार हैं। फ्रांसिस को ब्रोंकाइटिस में मुब्तला होने के बाद इलाज के लिए 14 फरवरी को रोम के जैमली अस्पताल में दाखिल कराया गया था और मंगल को डॉक्टरों ने दोनों फेफड़ों में निमोनिया की तशखीस की थी। इसके साथ ही उनकी सांस की नाली में पोली माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी पाया गया है। डॉक्टरों ने कहा कि फ्रांसिस की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और वो किसी भी तरह खतरे से बाहर नहीं है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। मन की बात है।